एंड प्रिय छात्रों, मैं प्रेम सिंह चौहान से आचार्य प्राणी शास्त्र से ट्रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद आज आपके समक्ष लाया हूँ रुधिर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। क्योंकि रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके पार्ट फर्स्ट हिंदी वाले में हमने ऑक्सीजन के परिवहन तक पढ़ लिया था, इसलिए सेकंड पार्ट में हम आज कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय बीएससी तृतीय वर्ष के फर्स्ट पेपर एनिमल फिजियोलॉजी की तीसरी यूनिट में फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के नाम से है। उसमें शेष रहा जो टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट वाला पोर्शन है ना, बाकी रह गया था, इसे आज हम कंप्लीट करेंगे। रुधिर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ द CO2 बाय द ब्लड। कोशिकाओं में भोजन के दहन के फलस्वरूप उत्पन्न हुए जितने भी कार्बनिक पदार्थ है और भोजन के दहन के फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थों का जब ऑक्सीकरण होता है तो उनसे क्या होती है, मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो उत्पत्ति होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊतकों के द्रव्य में इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है। वनस्पति की जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर के कारण दोनों PCO2 जिसे हम कहते हैं के दाब में अंतर आ जाता है। इसे हम यूँ कह सकते हैं कि ऊतकों में PCO2 46 mmHg होता है, जबकि धमनिकाओं में PCO2 40 mmHg होता है। इस प्रेशर डिफरेंस के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण ऊतकों के ऊतक द्रव्य से धमनी कोशिकाओं की ओर होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल के साथ, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ जुड़ने में 20 गुना तेजी से विस्तृत होती है ऑक्सीजन की अपेक्षा में। इस प्रकार ये दो, एक तो PCO2 के पार्शियल प्रेशर में अंतर और उसकी हाई एफिनिटी होने के कारण ये फटाफट रुधिर के साथ बन जाती है। और बंधी हुई रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड का जब दाब बन जाता है तो 40 mmHg हो जाता है। रुधिर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बहुत आसानी से होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की अपेक्षा में कार्बन डाइऑक्साइड 20 गुना अधिक तेजी से जुड़ती है। 50 से 60% CO2 को लेकर जाने की क्षमता रुधिर के आयतन में होता है। प्रत्येक 100 ml जो रुधिर होता है, रुधिर के फेफड़ों में 4 मिलीलीटर CO2 को स्थानांतरित करने का कार्य करता है। और 1 मिनट में निकलने वाली संपूर्ण रुधिर की मात्रा 5 लीटर होती है। तो 200 मिलीलीटर CO2 के प्रति मिनट की दर से स्थानांतरित की जाती है। इस प्रकार CO2 जो होती है ऊतक के द्रव से कोशिकाओं में मुक्त कर दी जाती है, जहां से रुधिर द्वारा फुफ्फुस में पहुंच जाती है और फुफ्फुस में एल्वियोलाई में उपस्थित वायु को दे दी जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहला जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भौतिक विलयन के रूप में हो सकता है। भौतिक विलयन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का 10% भाग परिवहित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ परिणाम प्लाज्मा में गुजारे जाता है, जो जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। रिएक्शन लिखी हुई है, CO2 + H2 H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बन जाता है। कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता में वृद्धि होने के कारण ये विघटित हो जाता है और विघटित होकर के H+ और HCO3- आयन का निर्माण करता है। यदि रुधिर द्वारा संपूर्ण CO2 का परिवहन कार्बोनिक अम्ल के रूप में होता तो कार्बोनिक अम्ल का आयनन होने के फलस्वरूप H+ आयनों की उत्पत्ति होती, यानी H- आयनों की सांद्रता में वृद्धि, यानी कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घट जाती, यानी कि pH घट जाती, जो 7.4 से घट करके 4.5 ले जाती। यदि इतना अधिक अम्लीय सांद्रता हो जाती तो यह स्थिति हमारे लिए घातक होती। इस कारण केवल 10% CO2 का ही भौतिक विलयन के रूप में परिवहित किया जाता है। ऑक्सीजनित PCO2 जो होती है 46 mmHg और ऑक्सीजनित PCO2 40 mmHg होता है। ये क्रम से 2.7 और 2.4 CO2 प्रति 100 ml की दर से भौतिक विलयन के रूप में स्थानांतरित की जाती है। इस प्रकार 2.7 - 2.4 यानी 0.3 का डिफरेंस जो होता है CO2 का, वो 100 ml प्लाज्मा में घुलित अवस्था में ले जाई जाती है और यह ऊतकों से फेफड़ों में लाकर CO2 का लगभग 7% भाग बनाती है। रासायनिक यौगिकों के रूप में जब बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का 10% भाग जो है कार्ब अमीनो यौगिक के रूप में स्थानांतरित किया जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के साथ हीमोग्लोबिन के साथ में, और हीमोग्लोबिन में भी जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के अमीनो अम्ल के जो NH2 समूह है उसके साथ में क्रिया करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाती है। ये CO2 प्लस HbNH2, तो HbNHCOH कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाती है। इस प्रकार CO2 प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन्स के साथ में कुछ खास मात्रा में संयुग्मित हो जाती है। उस रिएक्शन को यहाँ पर नहीं लिखने का है, यहाँ आएगा CO2 प्लस PrNH2, तो वहाँ हो जाएगा Pr.NHCOH। ये 100 मिलीलीटर रुधिर जो है 1 मिलीलीटर CO2 को रासायनिक यौगिक के रूप में प्रभावित करती है। बाइकार्बोनेट्स के रूप में शेष रही 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लाल रुधिर कणिकाओं में प्रवेश कर जाती है, और लाल रुधिर कणिकाओं में प्रवेश विस्तृत हो जाने के फलस्वरूप ये कार्बन डाइऑक्साइड उसके जल के साथ में क्रिया करती है। लेकिन ये क्रिया जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है कार्बनिक अम्ल निर्माण की क्रिया जो होती है उसको प्लाज्मा की अपेक्षा 5,000 गुना अधिक बढ़ा देता है। इस प्रकार कोशिकीय श्वसन में रुधिर से प्राप्त जो CO2 होती है वो लगभग 2.5 ml 2.5 मिलीलीटर प्रति 100 ml ऑफ द ब्लड होती है। ये लाल रुधिर कणिकाओं में प्रवेश करने के पश्चात कार्बनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। जैसे लाल रुधिर कणिकाओं से बनने वाला कार्बनिक अम्ल जो है शीघ्र ही आयनित हो जाता है। CO2 plus H2 in the presence of the carbonic anhydride it becomes H2CO3, and after the ionization of the H2CO3 it becomes H plus HCO3 minus। इस प्रकार जब H धन आयन लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ में संयुक्त हो जाते हैं तो यह HB प्लस H प्लस HHB का निर्माण कर देता है। ये H धन जिससे रुधिर का pH जो है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता नहीं बढ़ती है, और रुधिर आयनों का आयनन जो है रुधिर का जो pH है वो स्थिर रहता है। इसलिए हीमोग्लोबिन के साथ में एसिड आयन क्रिया करता है तो हीमोग्लोबिन एक अम्ल क्षार बफर एसिड बेस बफर का कार्य करता है। ठीक इसी तरह से इस समय मुक्त हुए जो SO3 आयन है, ये SO3 माइनस आयन विसरणशील प्रकृति के होते हैं और ब्लड कैपिलरी से बाहर विकसित होकर के प्लाज्मा में आ जाते हैं। आयनों की सांद्रता इस प्रकार असंतुलित होने लगती है। आयनों की सांद्रता असंतुलित हो गई। इस असंतुलित सांद्रता को रोकने के लिए लाल रुधिर कणिकाओं में क्लोराइड आयन प्रवेश कर जाते हैं। जो एर्चिलिन डेफिशिएंसी लाल रुधिर कणिकाओं में SO3 माइनस के बाहर निकलने के कारण हुई है उसको HCl माइनस अंदर प्रवेश करके वापस पूर्ण कर देता है। इस प्रकार लाल रुधिर कणिकाओं में आयनों का संतुलन पुनः प्राप्त कर दिया जाता है। प्लाज्मा से लाल रुधिर कणिकाओं से क्लोराइड आयनों के गमन की क्रिया को क्लोराइड विस्प्रथापन कहते हैं। इस घटना को इसके खोजकर्ता के सम्मान में हेमबर्गर फिनोमेनन भी कहा जाता है। इसी को इस डायग्राम के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ये CO2 इंटरस्टिशियल CO2 है जो विसरण की क्रिया के द्वारा लाल रुधिर कणिकाओं में पहुंची है। विसरण की क्रिया के द्वारा जब CO2 लाल रुधिर कणिका में पहुंची है तो H2 के साथ में क्रिया करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में H2CO3 इसने बना दिया है। जब H2CO3 बन गया तो H2CO3 का वापस आयनन हो गया HCO3 माइनस और H प्लस में। जो HCO3 माइनस बना था वो लाल रुधिर कणिका से बाहर प्लाज्मा में विस्तृत हो जाता है। इसके कारण ये जो ऋण आयन की जो कमी हुई है उसकी पूर्ति के लिए क्लोराइड आयन बाहर से अंदर की ओर घुस गए। इसी को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। अब रही बात यहाँ H प्लस आयन उत्पन्न हुए थे। ये H प्लस आयन हीमोग्लोबिन के साथ में क्रिया करके HHGB बना देते हैं। ये हीमोग्लोबिन बफर का कार्य करता है। इस तरह से लाल रुधिर कणिकाओं से प्लाज्मा में विस्तृत होने वाली जो कार्बोनेट आयन से वो रुधिर में केवल सोडियम आयन से या पोटेशियम आयनों के साथ में मिलकर के अब HCO3 आयन प्लाज्मा में आ गए तो प्लाज्मा में किससे रिएक्ट करेंगे, वहां पर ये धन आयन उत्पन्न होंगे। ये सोडियम और पोटेशियम के साथ में क्रिया कर देंगे। सोडियम के साथ क्रिया करेंगे तो NaSCO3 बनाएंगे और पोटेशियम के साथ क्रिया करेंगे तो KaSCO3 बनाएंगे। सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का यह निर्माण कर देंगे। इस डायग्राम में यदि आप देखो तो ट्रांसपोर्टेशन और उसका परसेंटेज ऑफ द गैसेस बता रखे हैं। इसको CO2 के ट्रांसपोर्ट 7% डिजोल्व प्लाज्मा में, 23% HbCO2 के रूप में और 70% SCO3 माइनस आयनों के रूप में होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन 1.5% डिजोल्व प्लाज्मा में और 98% HbO2 में होता है। ये एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई में CO2 के ट्रांसपोर्ट इधर से डिजोल्व CO2 है HbCO2 के रूप में, जो CO2 प्लस Hb क्रिया कर ये 23% जो है ट्रांसपोर्टेशन होती है HbCO2 के रूप में, ठीक है। और 70% ट्रांसपोर्ट होती है SCO3 माइनस के रूप में और 7% ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा से रूप में। इधर CO2 के ट्रांसपोर्टेशन को दिखा रहा है।
इधर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को देखा कि ब्लड जो पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी होती है उसमें से प्लाज्मा में 98% आती है और 1.5% आती है। इसी का उल्टा हार्ट से जब पंप टू द टिश्यू सेल्स में ब्लड जाता है तो उसमें कहाँ आते हैं, ऑक्सीजन अधिक होती है। ये ऑक्सीजन विस्तृत होकर के कहाँ चली जाती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में चली जाती है। 1.5% ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है प्रत्येक 100 ml ऑफ द ब्लड्स में। 1.5% कह रहा है तो अपने आप 100 ml से समझ में आ गई होगी। CO2 का पार्शियल प्रेशर उत्तकों में अधिक होता है। यहाँ से विसरण की क्रिया के द्वारा HCO3 आयन के रूप में, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में और प्लाज्मा में H2CO3 के रूप में वापस लंग्स में रिटर्न कर दी जाती है। सोडियम ने HCO3 के साथ क्रिया NaCO3, पोटेशियम ने HCO3 के KHCO3। इस प्रकार के स्तनधारियों के रुधिर में पीएच की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। ये जो अभिक्रिया होती है इस अभिक्रिया को हेंडरसन हाइसेलबैक अभिक्रिया कहा जाता है। इसके अनुसार पीएच 7.4 pH पर जो कार्बोनिक अम्ल होता है वो बाइकार्बोनेट आयनों का अनुपात, कार्बनिक अम्ल और बाइकार्बोनेट आयनों का अनुपात 1:20 होता है। स्तनधारियों में रुधिर में सामान्य पीएच पर CO2 का अधिकांश भाग बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। हेंडरसन हेजलबैक अभिक्रिया के अनुसार 7.4 pH पर कार्बोनिक अम्ल बाइकार्बोनेट आयनों का अनुपात 1:20 होता है। यह पूरी रिएक्शन को यहाँ पे स्पष्ट कर रखा है, तो बार बार उसी चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन करके। विंटन और बेयलेस ने 1955 में रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब के मध्य एक वक्र स्थापित किया जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व कहलाता है। इस प्रकार के वक्र ऑक्सीजनित और डीऑक्सीजनेटेड दो प्रकार के रुधिर में भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि ऑक्सीजनित जो रुधिर होता है वो तुलनात्मक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की कम मात्रा के संयुक्त होने देता है। ऑक्सीजनित रुधिर तुलनात्मक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की कम मात्रा को रुधिर के साथ में संयोजित होने देता है। यह प्रक्रिया जो होती है बोर प्रभाव से थोड़ी जोड़ी मिलती होती है। बोर प्रभाव के अनुसार, बोर प्रभाव में हम क्या कहते हैं, एस धन आयनों का घटना, कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रता का बढ़ना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र को दाईं ओर शिफ्ट कर देता है। दाहिनी ओर शिफ्ट कर देता है मतलब ऑक्सीजन की मुक्ति को बढ़ा देता है। ठीक उसका उल्टा प्रभाव यहाँ पे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो मध्य तनु अम्ल हीमोग्लोबिन की दिशा की ओर अग्रसर होता है और इस शीघ्रता से ऑक्सीजन मुक्त होती है। जो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजित होकर ऑक्सीजन को ऊतकों में विमुक्त कर देता है और जो जो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है त्यों त्यों कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है लंग्स में। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन कर्व दिखा रखा है। इधर टोटल CO2 का जो कंटेंट दिखा रखा है 100 ml में 10, 20, 30, 40 से लेकर के 110 जो है CO2 का 110 ml प्रति 100 ml ऑफ द CO2 दिखा रखा है। इधर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर दिखा रखा है 0 से 120 तक। यदि केवल सॉल्यूशन ही है तो सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड का कर्व जो इस प्रकार से होता है, डॉटेड लाइन में CO2 हेल्ड इन फिजिकल सॉल्यूशन जो कि प्लाज्मा में घुली हुई। लेकिन अब हमारे पास ब्लड है और ब्लड की दो स्टेट है। पहली स्टेट को है ऑक्सीजनेटेड स्टेट है, दूसरी डीऑक्सीजनेटेड स्टेट है। अभी हमने कहा था कि ऑक्सीजनेटेड अवस्था में जो रुधिर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कम इसके साथ जुड़ने देता है, इसलिए इसका कर्व थोड़ा नीचे आया है। और डीऑक्सीजनेट रुधिर जो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की डीऑक्सीजनेशन रुधिर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वहां कार्बन डाइऑक्साइड अधिक तीव्रता से बंधी होती है। यह एट्रियल ब्लड है, वेनस ब्लड में भी देखा जा सकता है। CO2 के जो वास्तविक वियोजन वक्र में ए और बी दो बिंदुओं के द्वारा, ए बिंदु में धमनी का रुधिर है और बी पर सीरियर रुधिर है, उस पर इसकी जो फिजियोलॉजिकल डिसोसिएशन कर्व को दिखाया गया है। श्वसनीय स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। इस वर्णन के पश्चात हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर द्वारा फेफड़ों तक कार्बोनिक अम्लों के रूप में पहुंचती है और बाइकार्बोनेट्स के रूप में बढ़ती है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में पहुंचती है। लेकिन जब फुफ्फुस कोशिकाओं में ये पहुंच जाती है तो वहां पर CO2 का दाब जो होता है, कोशिकाओं में CO2 का दाब कम होता है, रुधिर में PCO2 का दाब अधिक होता है, इसलिए रुधिर से PCO2 जो होती है एल्वियोलस में विस्तृत हो जाती है। इसके लिए जो ऊतकों में क्रिया होती है वो सारी की सारी क्रियाएं उलट जाती है। H2CO3 वियोजित होकर के H2O+ CO2 बनाएगा,
वही कार्बोनेट एनर्जी के रूप में NaSCO3 Na प्लस SCO3 माइनस बनाएगा। NaSCO3 से Na2CO3 H2 CO2 होगा। HbNH3WS से HbNH2 और CO2 निर्मित होगा। ये जितनी भी CO2 तीनों रिएक्शन में मुक्त हुई है, ये CO2 सारी एल्वियोलस में चली जाएगी। अब इस प्रभाव को अपन हेल्डेल इफेक्ट कहते हैं। ये 3-4 चीजें आप अच्छी तरह से याद कर देना। क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गन फिनोमेना। दूसरा जो नाम मैंने बताया, क्या नाम बताया है, इसको आपको याद रखना है, हेंडरसन हेजलबैक अभिक्रिया, हेंडरसन हेजलबैक अभिक्रिया का अनुपात। तीसरा आपको याद रखना है बोर प्रभाव, और बोर प्रभाव के बाद में अब हेल्डियन प्रभाव हमारे सामने है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हेल्डियन प्रभाव में इधर CO2 का जो है वॉल्यूम परसेंट बताया गया है 45, 50 और 55। दूसरी साइड में PO2 बताया गया है 35, 40, 45 और 50। जो जो PO2 बढ़ता है तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की विमुक्ति जो होती है तीव्रता से होती है, और जो जो PCO2 बढ़ता है त्यो ऑक्सीजन की विमुक्ति तीव्रता से होती है। तो ये जो पहला है बिंदु है, ये 40 mmHg PO2 पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इतना होगा, जो 45 से 50 के बीच में होगा। PO2 के दो वैल्यू हमें दिखाए गए, PO2 100 mmHg पर, PO2 40 mmHg पर। PO2 100 mmHg पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है वो इतना कितना होएगा भाई, ये 45 से 50 के बीच का होएगा। और PO2 जो ही घट करके 40 mmHg हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 50% से ऊपर, 52 के आसपास हो गया। ये बात है जो हेल्डियन प्रभाव हमको दर्शाता है। क्या दर्शाता है, इस प्रकार हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीकरण के विपरीत होने वाली क्रिया है, इसी को हेल्डियन इफेक्ट कहते हैं। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजनीकरण के विपरीत होने वाली क्रिया को हेल्डियन प्रभाव कहते हैं। ऑक्सीजन आयनों के प्रवेश के समय हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है। यह हाइड्रोजन आयनों को निर्मुक्त करता है। फेफड़ों में लाल रक्ताणुओं में क्लोराइड आयन प्लाज्मा में से बाहर निकल जाते हैं और बाइकार्बोनेट आयन जो HCO3 पुनः अंदर प्रवेश कर जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम CO2 को पुनः शीघ्र निर्माण की क्रिया को बढ़ाता है। CO2 में रुधिर और फुफ्फुस से उपयोग में आ जाते हैं। आज के टॉपिक का हमारा जो इस पिछले वाले टॉपिक को हम बारे में कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन एक इनवॉल्यूंटरी और ऑटोमेटिक क्रिया है जो सामान्यतः नियत गति से चलती रहती है। स्वस्थ मनुष्य में श्वसन की दर 16 से 20 श्वसन प्रति मिनट होती है। श्वसन के समय में गैसों का पर्याप्त मात्रा में आदान प्रदान हो, इसके लिए श्वसन की पेशियां संकुचन कई प्रतिवर्ती क्रियाओं या रिफ्लेक्सेस की अनेक श्रृंखलाओं के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। श्वसन को नियंत्रित करने के लिए दो प्रोसेस काम में आए जाते हैं, एक तंत्रिकीय होता है, दूसरा केमिकल होता है। पहले यदि हम न्यूरल कंट्रोल को देखें तो श्वसन जो पेशियां होती है वो क्रियाओं के नियंत्रण के लिए मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा में एक रेस्पिरेटरी सेंटर पाया जाता है। ये केंद्र बायलेटरल होता है, तो प्रत्येक पार्श्व भाग पर एक इंस्पायरेटरी सेंटर और एक एक्सपायरेटरी सेंटर बनाता है। ठीक है। श्वसन केंद्र के नियंत्रण के लिए दो क्रिया आरंभ होती है। पहली है वेगस वाली क्रिया। श्वसन के प्रारंभ में इंस्पायरेटरी सेंटर या अंत श्वसन केंद्र की तंत्रिका कोशिकाएं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्स्ट्रक्शन कराती है जो पसलियों के बीच में पाई जाती है। इसी के साथ हमारी थोरेसिक कैविटी आगे बढ़ने लगती है, और जो थोरेसिक कैविटी आगे बढ़ती रहती है, जो डोम शेप डायफ्राम था वो कैसा हो जाता है, फ्लैट होने लगता है। इसके लिए रेडियल मसल में संकुचन होता है, जिसे अपनी वास्तविक स्थिति नीचे की ओर ले जाकर के सीधा कर देता है, जिससे थोरेसिक कैविटी का आयतन बढ़ जाता है। और थोरेसिक कैविटी के आयतन बढ़ जाने के कारण वायु का दबाव फेफड़ों पर कम हो जाता है, और बाहरी वातावरण में दाब अधिक होने के कारण वायु जो है हमारे फेफड़ों के अंदर की ओर भर दी जाती है और नीव श्वसन की क्रिया जो है कंप्लीट हो जाती है। इस डायग्राम में ब्रेन दिखाया गया है, रेस्पिरेटरी सेंटर दिखाया गया है, यहाँ से निकलने वाली नर्व फ्रेनिक नर्व दिखाई गई है, और सेंसरी नर्व फॉर्म द स्ट्रेच ऑफ द रिसेप्टर इन द लंग्स। जो ही लंग्स में वायु भरी और फेफड़े फूल ले तो उस रेस्पॉन्स को वापस लाने वाली जो है सेंसरी नर्व को भी यहाँ दिखाया गया है।
डायग्राम की पोजीशन दिखाई गई है फ्लैट और डोम शेप्ड। फेफड़ों के ऊतकों में विशेष प्रकार के रिसेप्टर सेंटर्स पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर सेंटर जो ही फेफड़ों में वायु आई, उनके वायु आने के फलस्वरूप ये उत्तेजित हो जाते हैं और इम्पल्स को वेगस नर्व के तंतुओं द्वारा जो एक्सपायरेटरी सेंटर है उस एक्सपायरेटरी में पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार ये अंतःश्वसनी केंद्र का संदमक जो आवेग होता है इनहिबिटरी इम्पल्स, इसे अंतःश्वसन बंद हो जाता है। इस क्रियाविधि को हेरिंग ब्रेयुअर प्रतिवर्ष हेरिंग ब्रूअर रिफ्लक्स कहा जाता है। मोटी बात समझ गई। इंस्पायरेटरी सेंटर जो होता है रेस्पिरेशन का सूचना लाया, उसके कारण एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन हुआ, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, इंस्पिरेशन हुआ, फेफड़ों की स्ट्रेचिंग हुई, तो रिसेप्टर्स जो फेफड़ों में थे वो उन्होंने इम्पल्स भेजा एक्सपिरेटरी सेंटर को, और एक्सपिरेटरी सेंटर ने इंस्पिरेटरी सेंटर्स का क्या कर दिया, संदमन कर दिया, और ये क्रिया कहलाती है हेरिंग ब्रूअर रिफ्लक्स। जो ही अंतःश्वसन की क्रिया बंद होती है तो एक्सपिरेशन जो है पैसिव क्रिया है। बहिःश्वसन जो है पेशियों की आवेग नहीं भेजता, यह केवल अंतःश्वसन की क्रिया को संदमित करने का कार्य करता है। श्वसन की क्रिया में बहिःश्वसन के कारण जब फेफड़ों से वायु का एक निश्चित वॉल्यूम निकल जाता है तो बहिःश्वसन केंद्र द्वारा उत्पन्न जो संदमन से अंतःश्वसन केंद्र मुक्त हो जाता है, जिससे यह अगले अंतःश्वसन के लिए आवेग भेजता रहता है और इस प्रकार ये क्रिया जो है सामान्यतः चलती रहती है। दूसरी जो मैकेनिज्म है वो कहलाते हैं न्यूमोटैक्सिक मैकेनिज्म। स्तनधारियों में श्वसन से नियंत्रण से संबंधित तंत्रिक कोशिकाओं का एक समूह पॉन्स वायरलाई में पाया जाता है। ये पॉन्स में इसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। इस क्रियाविधि के अनुसार जब इंस्पायरेशन का प्रारंभ हुआ तो इसलिए मेडुला ओब्लांगेटा में एक इंस्पायरेटरी केंद्रक होता है। ये क्रिया प्रारंभ करता है जिसे वातानुचलन केंद्र को आवेग भेजता है। ये केंद्रक आगे बहिःश्वसन या उच्च श्वसन केंद्र तक ही भेजता है। इस केंद्र से आवेग जो है बहिःश्वसन केंद्र की क्रिया रुक जाती है और ये वातानुचलन या बहिःश्वसन केंद्र दोनों को आवेग भेजना बंद कर देता है। ये है लेवल ऑफ पॉन्स जहाँ न्यूमोटैक्सिक या एपन्यूस्टिक सेंटर्स। ये पीछे वाला भाग मेडुला ओब्लांगेटा है, इसमें एक्सपिरेटरी सेंटर है, ठीक है, और एक्सपिरेटरी सेंटर के नीचे की ओर ये इंस्पिरेटरी सेंटर है और इन दोनों के बीच कनेक्शन बिटवीन द सेंटर्स दिखा रखा है। यहां से इधर सर्विकल स्पिनल कॉर्ड है और ये फ्रेनिक नर्व है। एफरेंट फाइबर ऑफ द वेगस नर्व है, इधर वेगस नर्व का एफरेंट फाइबर, स्ट्रेस रिसेप्टर इन विसरल फ्लूइड और डायफ्राम है। ये सारा का सारा डायग्राम इसने रिप्रेजेंट कर रखा है। अंतःश्वसन केंद्र बहिःश्वसन की केंद्र की क्रिया से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात ये फिर से आवेग भेजना प्रारंभ करता है और पुनः अंतःश्वसन की क्रिया को प्रारंभ हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो वातानुचलन केंद्र केवल श्रम युक्त श्वसन के समय ही सक्रिय होता है। अब इस डायग्राम को भी देख लीजिए। श्वसन की जो रिफ्लक्स एक्शन है उसको यहाँ दिखा रखा है। ये एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। यहाँ से सूचना इंस्पिरेटरी सेंटर में आई। इंस्पिरेटरी सेंटर से सूचना कहाँ चली गई, एक्सपिरेटरी सेंटर में। एक्सपिरेटरी सेंटर तो पैसिव क्रिया है, ठीक है। यहाँ से इंस्पिरेटरी सेंटर से सूचना चली गई लंग्स और थोरैक्स में। थोरैक्स की कैविटी का आयतन बढ़ा, इंस्पिरेशन हुआ। जो इंस्पिरेशन हुआ तो सूचना आ गई एक्सपिरेटरी सेंटर में। एक्सपिरेटरी सेंटर ने इंस्पिरेटरी सेंटर को शिफ्ट कर दिया। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल प्रोप्रियो रिसेप्टर्स, स्टेप रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर्स, दो प्रकार के रिसेप्टर्स इसमें पाए जाते हैं। अब केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन की बात करेंगे। श्वसन के केंद्र में जो कुछ कारक केमिकल फैक्टर्स होते हैं, इन केमिकल फैक्टर्स में रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आंशिक दाब और हाइड्रोजन अणुओं की सांद्रता पर भी नियंत्रण किया जाता है। हेमंस ने 1936 के अनुसार बताया कि जो कैरोटिड बॉडी होती है, एरोटिक बॉडी की माध्यम निकाय में अनेक प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर्स कीमोसेंसिटिव होते हैं और इन दोनों कायों की जो रसो संवेदी कोशिकाएं होती है वो धमनी रुधिर के सामान्य पीसीओ2 पर सक्रिय होती है।
इन ग्राहियों के द्वारा रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन की सांद्रता की निरंतर जो है श्वसन केंद्र को जानकारी दी जाती है। रुधिर में उपस्थित ऑक्सीजन की सांद्रता जो ही कम होती है, ये कीमो रिसेप्टर्स उत्तेजित होकर एक इम्पल्स भेजती है रेस्पिरेटरी सेंटर को, जहां वे अंतः श्वसन केंद्र रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के प्रति भी संवेदी होता है। हेल्डेन ने स्त्रियों के रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का श्वसन नियंत्रण का अध्ययन किया और उसने कहा कि निःश्वसन में ली जाने वाली वायु में 0.3% CO2 उपस्थित होती है। मेडुला के संपर्क में ज्यों ही आई CO2 तो CO2 की मात्रा 6.5% बढ़ जाती है और रुधिर में CO2 की मात्रा की अधिकता होने पर सीधे ही श्वसन केंद्र उत्तेजित हो जाता है, जिससे श्वसन दर बढ़ जाती है। रुधिर में CO2 के तनाव की वृद्धि को हाइपरकेपनिया कहा जाता है। इस प्रकार रुधिर में CO2 की मात्रा कम होने पर श्वसन की दर एवं गहराई दोनों ही कम हो जाती है। इस कारण नवजात शिशु प्रथम संवर्धन तभी ले पाता है जब रुधिर में CO2 की सांद्रता एक निश्चित लेवल तक पहुंच जाती है। इसीलिए शिशु के जन्म लेता है तो थोड़ी देर तक वो रोता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चालू हुआ, बढ़ा, तब वो श्वसन लेना चालू करेगा। तब रुधिर में CO2 की निम्न सांद्रता को एकेपनिया कहा जाता है। अब दैहिक तापक्रम में वृद्धि और रुधिर की pH का कम होना, अम्लीयता का बढ़ना भी श्वसन केंद्र को प्रभावित करता है। इसी प्रकार फीवर होने की उपस्थिति में या एक्सरसाइज करने पर श्वसन केंद्र प्रभावित होता है, जिससे श्वसन की दर बढ़ जाती है। उपरोक्त दोनों स्थितियों में देह का जो आधारभूत उपापचयी गति होती है उसमें वृद्धि होती है, जिसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता देह को रहती है। थोड़ा सा एक रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आ गया है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इकाई समय में जंतु के द्वारा बाहर निकाले जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और अंदर की ओर ले जाने वाली ऑक्सीजन के अनुपात को RQ कहा जाता है। ये यहाँ एक रिएक्शन दे रखी है, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O प्लस ऊर्जा। RQ is equal to volume of the CO2 upon volume of the oxygen. For the carbohydrate it is equal to 6 CO2 and 6 O2, it becomes 1.0। कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ का मान 1.0, वसा के लिए 0.7, प्रोटीन के लिए 0.8, मिश्रित पदार्थों के लिए 0.85 होता है। तो हम श्वसन के दौरान अंदर की जाने वाली ऑक्सीजन और बाहर निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात को ज्ञात कर, यानी RQ को ज्ञात करके हम ये कह सकते हैं कि किस प्रकार के फूड स्टेप का उपयोग जंतु ने किया है। कुछ एक वॉल्यूम और यहाँ आगे जो मैं बता देता हूँ। सामान्य श्वसन की प्रक्रिया में अंदर ले जाने वाली और बाहर निकालने वाली वायु की मात्रा 500 ml होती है, इसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। यदि हम बलपूर्वक श्वास लेकर के और अधिक मात्रा में वायु को ग्रहण करें तो इस प्रकार जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम लेंगे उसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है, जिसकी मात्रा 250 ml होती है। इसी प्रकार हम बलपूर्वक श्वास को बाहर निकालेंगे तो इसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है और 1500 ml एक्स्ट्रा वायु हम बाहर निकाल सकते हैं, इसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। लेकिन अब हमारे पास आ जाती है वाइटल कैपेसिटी। ऊपर वाले तीनों का जोड़ दें, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दें तो वाइटल कैपेसिटी आ जाती है। ये 500 + 2500 + 1500 = 4500 ml हो जाती है, यानी 4.5 लीटर हो जाती है। अवशेषी वायु रेजिडुअल वॉल्यूम, कितना बलपूर्वक हम श्वास ले लें तो हम वायु को सारी की सारी फेफड़ों में भरी हुई वायु को बाहर नहीं निकाल पाते, कुछ वायु बच जाती है, उस वायु को हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, जिसकी मात्रा 1000 ml होती है। तो अब हम इन चारों को जोड़ देते हैं तो ये टोटल लंग कैपेसिटी या TLC बता देता है। TLC में क्या होएगा, VC वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इन 4500 प्लस 1000 5.5 ml हो जाती है, टोटल लंग कैपेसिटी कहलाती है। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्षा करते हैं और आशा भी करते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ये अध्याय आज यहाँ समाप्त हो जाता है। रेस्पिरेशन इन हिंदी में भी आपके लिए मैंने फटाफट प्रिपेयर कर दिया है। धन्यवाद।